मेरा नाम रजनीश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश द्वारा जब भारत को अपना गुलाम बनाया गया, उपनिवेश बनाया गया, उस समय इनके द्वारा किस प्रकार से जो न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे इसके परिचय की और इसके साथ ही साथ इसके जो सब पॉइंट्स है, चाहे वो कानून का शासन, आधुनिक न्याय व्यवस्था अर्थात न्यायिक व्यवस्था और औपनिवेशिक हित। और दूसरा हम लोग बात करेंगे इसके विकास की और इसके विकास को हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक इनके माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। और अगला हम लोग बात करेंगे इसके विशेषताओं की, जिस विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग कानून का शासन और कानून के समक्ष किस प्रकार से समानता थी उसको बात करेंगे। और एंड में हम लोग इसके कंक्लूजन को पूरे के पूरे वीडियो के निचोड़ को देखने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। और यदि हम लोग बात करें इसके परिचय की तो हम लोग पाते हैं किस प्रकार से ब्रिटिश का जो काल रहा उसके अंतर्गत हम लोग को विभिन्न प्रकार के अधिकारी और इनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि देखने को मिलते हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इसके अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक जैसे प्रमुख रूप से जो न्यायिक व्यवस्था जो बनाई गई इसमें ये शामिल थे। और इनके काल में हम लोग पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए न्यायिक स्तर पर। और इन न्यायिक स्तर पर यह दावा किया गया कि हम लोग इसके माध्यम से भारत में कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ आधुनिक न्यायिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। इनके द्वारा कहा जाता था कि भारत में जो सदियों से और पुरानी जो विभिन्न प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं अपनाई जा रही हैं, जो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों, पुराणों और जो मुसलमान भाइयों के जो शरीयत के कानून हुआ करते थे उसके माध्यम से अपनाई जा रही थी, जिसका यदि हम लोग देखें तो किसी प्रकार का कोई आधार और तार्किक आधार हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो इसी के कारण इनके द्वारा कहा गया कि हम लोग भारत में आधुनिक न्यायिक व्यवस्था, एक प्रगतिशील न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए हमारे द्वारा न्यायिक व्यवस्था लाई गई है। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश द्वारा कोई भी काम अपने हित के अलावे नहीं किया जाता था, अर्थात कहीं ना कहीं उनका एक औपनिवेशिक हित इसके अंदर जुड़ा होता था। और इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि ये जो भी अधिकारी रहे, ब्रिटिश प्रतिनिधि जो भी रहे, चाहे वो वॉरेन हेस्टिंग्स हो, कॉर्नवालिस हो, विलियम बेंटिंक हो, इनके माध्यम से, इनके कालों के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है इनके समय में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए। और हम लोग पाते हैं कि बड़े से बड़े पदों पर वो अत्यधिक जो नियुक्त हुआ करते थे, जज के पदों पर जो नियुक्त हुआ करते थे वो यूरोपीय वासी अंग्रेजों को नियुक्त किया जाता था। और वहीं ब्रिटिशर्स इनके अंतर्गत और छोटे छोटे पदों पर इनके अंतर्गत कार्य किया करते थे। तो ये तो बात हुई इसके परिचय की। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है विकास। और विकास के अंतर्गत यदि हम लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स को देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग 3 महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे। वो है फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत और 1773 का एक्ट। यदि वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो ब्रिटिश द्वारा जो न्यायिक व्यवस्था भारत में रहते हुए अपनाई गई, भारत को उपनिवेश बनाते हुए जो अपनाई गई, उसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही भारत की जो न्यायिक व्यवस्था थी ब्रिटिश काल में उसका विकास हुआ। और उसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही इस न्यायिक व्यवस्था को लागू किया गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या प्रमुख भूमिका निभाई इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि एक जिले के स्तर पर एक जिला अधिकारी को नियुक्त किया गया और उसके अंतर्गत एक जिले के अंतर्गत फौजदारी अदालत और एक तरफ दीवानी अदालत, इन दोनों अदालतों की स्थापना इनके द्वारा की गई। और हम लोग पाते हैं कि इसका जो हेड हुआ करता था वो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित जो अधिकारी हुआ करता था, जिला अधिकारी जो हुआ करता था, उसके अंतर्गत इसका नियंत्रण हुआ करता था। फौजदारी अदालत वे अदालतें हुआ करती थी जिसमें कि लड़ाई झगड़े से संबंधित मामलों को सुलझाया जाता था। और वहीं पर जो दीवानी अदालतें हुआ करती थी वो पैसों से संबंधित, राजस्व से संबंधित जो मामले हुआ करते थे उनको सुलझाने का कार्य किया जाता था। तो इसके अंतर्गत एक जिले के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक तरफ फौजदारी अदालत और एक तरफ दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। और इन अदालतों में चाहे फौजदारी अदालत हो चाहे दीवानी अदालत हो, खासतौर से हम लोग पाते हैं कि एक तरफ मुस्लिमों का कानून और दूसरी तरफ हिंदुओं का कानून, दोनों ही के आधार पर यहाँ पर फैसला करने का कार्य, न्याय करने का कार्य इन अदालतों के माध्यम से किया जाता था। और खास तौर से जो फौजदारी अदालतें हुआ करती थी उसमें मुस्लिम कानूनों के आधार पर न्याय करने का कार्य किया जाता था। और जो दीवानी अदालतें हुआ करती थी उसमें मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून और हिंदुओं के लिए हिंदू कानून अपनाया जाता था। और तो इससे कहीं ना कहीं एक बात यह भी दोस्तों स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेजों
कि जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी, यानी भारतीयों के मध्य एक भेदभाव की भी नीति इसके माध्यम से हम लोग को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने तीसरा पॉइंट भी देखा था, वो था 1773 का एक्ट। और हम लोग जानते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना की गई। और उसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि भारत में 3 अन्य न्यायाधीश के साथ एक मुख्य न्यायाधीश की स्थापना भी इसके माध्यम से की गई। और कलकत्ता में जो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसमें हम लोग पाते हैं किस प्रकार से इसके अंतर्गत आने वाले जो भी मामले हुआ करते थे, कलकत्ता के अंतर्गत आने वाले जो भी मामले हुआ करते थे उनको सुलझाने का कार्य बेसिकली सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता था। और जिसमें हम लोग पाते हैं कि यदि कलकत्ता से बाहर का भी यदि कोई मामला हुआ करता था, तो यदि हिंदू और मुस्लिम से संबंधित यदि कोई विवाद हुआ करता था तो इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको भी न्याय करने के लिए तैयार रहता था। बाकायदा जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे अन्य हो, उनके मध्य इसको लेकर सहमति होनी चाहिए कि हाँ हम कलकत्ता के न्यायालय में न्याय चाहते हैं। तो बाहरी मामलों को भी ये सुलझाने का कार्य और न्याय करने का कार्य कलकत्ता का न्यायालय किया करता था। और इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इसमें जो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो वो दोनों ही इसमें अपील कर सकते थे, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लेकिन हम लोग दूसरी ओर पाते हैं कि इसमें भी जो जज हुआ करता था, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय जज हुआ करता, अंग्रेज एक जज हुआ करता था। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 1773 का जो एक्ट रहा उसके माध्यम से एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों, दूसरी ओर हम लोग यह भी देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो एक अधिनियम 1861 के आसपास लाए गए उसके माध्यम से जो विभिन्न अदालतें थी, खासतौर से सदर निजामत और सदर दीवानी करके जो अदालतें हुआ करती थी, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा भी स्थापित की गई थी, उन सबको खत्म किया गया। और हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता, मद्रास, मुंबई जो खासतौर से मुख्य प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी अंग्रेजों की, वहां पर मुख्यतः हम लोग को न्यायालयों की स्थापना, उच्च न्यायालयों की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से 1861 के एक्ट के माध्यम से किया गया। और इसके साथ ही साथ भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। और हम लोग पाते हैं किस प्रकार से भारत शासन जो अधिनियम था ये वही दोस्तों अधिनियम था जिसके माध्यम से आगे आने वाला जो हमारा संविधान हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बड़े पैमाने पर अत्यधिक जो प्रावधान है वो हम लोग को भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम से देखने को मिलते हैं। इसी के माध्यम से भारत में एक संघीय न्यायालय भी स्थापित किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा कार्नवालिस। और कार्नवालिस के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो कार्नवालिस था उसके अंतर्गत कार्नवालिस कोड लागू किया और गया। और उसके साथ ही साथ फौजदारी मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कदम भी उठाए गए। और हम लोग जानते हैं कि 1793 के आसपास ही जो कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका मेन मकसद हुआ करता था कि जमींदारों की नियुक्ति कर और भारतीय जो किसान हुआ करते थे उनसे पैसा वसूल कर यहाँ पर जमींदार अंग्रेजों को देने का कार्य किया करते थे। तो कार्नवालिस कोड के द्वारा बेसिकली किया गया इसी उद्देश्य को पूरा करने का कार्य किया गया। और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि अब जो एक जिलाधिकारी हुआ करता था, जो एक कलेक्टर हुआ करता था, उससे राजस्व और एक तरफ जो न्याय का जो प्रशासन था वो दोनों ही प्रशासन में से जो प्रमुख से जो प्रशासन हुआ करता था, राजस्व प्रशासन का कार्यभार किसको दे दिया गया? यहाँ पर जिला अधिकारी को, कलेक्टर को देने का कार्य किया गया। और हम लोग पाते हैं कि इसी के अंतर्गत ये कार्नवालिस कोड को बेसिकली अपनाने का कार्य किया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा फौजदारी मामले। और हम लोग जानते हैं किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो न्यायालय हुआ करते थे उसी के अंतर्गत लॉर्ड कार्नवालिस ने भी क्या किया कि फौजदारी जो मामले हुआ करते थे उसके लिए इसने क्या किया, फौजदारी न्यायालयों के लिए क्षेत्रीय न्यायालय, खासतौर से 4 क्षेत्रीय न्यायालयों में फौजदारी न्यायालयों को बांट दिया, जिससे कि सरलतापूर्वक न्याय किया जा सके। और इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि फौजदारी मामले के प्रति भी इसकी एक विशेष प्रकार की रुचि थी। और ये पश्चिमी जो विचारधाराएं थी, अवधारणाएं थी, उससे भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित था। और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इसके द्वारा कहा गया कि जिस भावना से एक अपराधी जो होता है वो अपराध करता है, किसी की हत्या करता है या अन्य प्रकार का कोई अपराध करता है, तो उस भावना के अनुरूप आखिर किस कारण से, क्या उसके अंदर ऐसी भावना रही आत्मिक रूप से, उस कारण
को ही आधार बनाकर एक व्यक्ति को उसकी भावना के आधार पर सजा दी जाए। और इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत यह भी प्रयास किया गया और खत्म किया गया कि यदि एक अपराधी है और यदि जिसको मारा गया है इस अपराध के तहत, तो जो इसके पेरेंट्स होंगे, जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत मरा होगा, उसको यह अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वह मारने वाले अपराधी को सजा से बचा सके। और इसी के अंतर्गत हम लोग साथ ही साथ यह भी देखने का प्रयत्न करते हैं कि फौजदारी मामलों के अंतर्गत जो विशेष प्रकार के जो कड़े प्रावधान किए गए थे, कड़ी सजा जो दी गई थी, जिसमें कि एक अपराधियों को सजा दी जाती थी शरीर के विभिन्न अंगों को काट देना या फिर विभिन्न प्रकार के अन्य कठोर प्रावधान जो किए गए थे, उन सबको समाप्त करने का भी कार्य यहाँ पर फौजदारी अदालतों के माध्यम से फौजदारी मामलों के अंतर्गत कार्यवाही द्वारा बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है। इसी कार्य को आगे जो बढ़ाने का कार्य किया हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रांतीय जो क्षेत्रीय न्यायालय जो विभिन्न प्रकार के जो बनाए गए थे, उसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया, इन जो ये जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय और प्रांतीय जो न्यायालय बनाए गए थे उन सबको समाप्त करने का कार्य यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया। और इसके साथ ही साथ अन्य जो फीचर है उसमें उपयोगितावादी रहा और कानूनों का संहिताबद्धीकरण अर्थात कोडिफिकेशन प्रमुख रूप से रहा। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो उपयोगितावाद था, उपयोगितावाद की जो विचारधारा रही, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उपयोगितावाद जो विचारधारा रही वो प्रमुखतः जेरेमी बेंथम द्वारा दिया गया, जिसका मतलब होता था अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक सुख। और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो उपयोगितावाद की जो विचारधारा रही प्रमुखतः यह रही कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख करना है। और इसी विचारधारा से, जेरेमी बेंथम की विचारधारा से कहीं ना कहीं लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी प्रभावित थे। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यह कहा कि यदि कोई भी एक अपराधी है, यदि वो अपराध करता है तो उसको सजा इस तरीके से दी जाए कि उसको सुधारा जाए, ना कि उसको सजा इसलिए दिया जाए ताकि उसने कोई अपराध किया और कठोर से कठोर दंड दिया जाए। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का ये प्रयास है कि कोई भी अपराधी हो उसको सजा इसलिए दिया जाए, दंड इसलिए दिया जाए ताकि उसको सुधारा जा सके, ना कि इसलिए ताकि उसने कोई अपराध किया और कठिन से कठिन उसको सजा दी जाए। और इसके साथ ही साथ अगला जो प्रमुख इनके द्वारा कार्य किया गया वो है कानूनों का संहिताबद्धीकरण अर्थात कोडिफिकेशन किया गया विभिन्न प्रकार के कानूनों का। और भारतीय समाज में हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जो समाज रहा उसके अंतर्गत पुराने समय से विभिन्न प्रकार के नियम कानूनों के अंतर्गत अभी तक भारतीय समाज चला आ रहा था। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या गया कुछ भारतीय जो कानून थे उनसे सीख लेते हुए और प्रारंभ में वर्तमान में उनके सामने जो प्रचलित जो कानून थे उन सभी को मिलाकर क्या किया गया, कानूनों को एक जगह किया गया, व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कानूनों का कोडिफिकेशन किया गया। और इसी के अंतर्गत आईपीसी जैसी दंड संहिताएं अर्थात दंड प्रक्रिया संहिताएं, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से किसी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, किस प्रक्रिया द्वारा दंड दिया जाएगा, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया। और हम लोग पाते हैं कि आईपीसी और अन्य प्रकार के विभिन्न कानून जो थे इसके अंतर्गत हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिलते हैं। और यह जो आईपीसी की जो दंड प्रक्रिया संहिताएं थे और जो कानून थे इसको पूरे भारत में लागू करने का प्रयास किया गया और न्यायिक प्रणाली को भी एक समरूप बनाने का कार्य किया गया। और इसके माध्यम से पूरे भारत को एक न्यायिक सूत्र में भी बांधने का प्रयत्न किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा विशेषता है। और दोस्तों यदि हम लोग विशेषताओं की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत प्रमुख 2 पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक है कानून का शासन, एक है कानून के समक्ष समानता। तो सर्वप्रथम यदि हम लोग बात करें कानून का शासन, तो कानून का शासन का जो यहाँ पर मतलब है, अंग्रेजों द्वारा बेसिकली जो कानून का शासन का जो मतलब था कि कानून जो होगा वहां पर कानून का शासन होगा, जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति का शासन नहीं होगा जिसके अंतर्गत पूरी की पूरी पावर समाहित होगी। जैसे कि भारतीयों के अंतर्गत प्रमुखता देखने को मिलती थी कि वहां पर एक राजा हुआ करता था और संपूर्ण जो नियंत्रण हुआ करता था राज्य पर, और विभिन्न प्रकार के जो फैसले लिए जाते थे वो सारे के सारे एक राजा द्वारा लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कानून का शासन होगा, विधि जो होगी वो सर्वोच्च होगी और उसके अंतर्गत जो विभिन्न जो अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं, सुरक्षाएं हैं, दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो भारतीयों को
और खास तौर से जो व्यक्ति होंगे उनको देने का कार्य किया जाएगा कानून के शासन के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने के लिए ब्रिटिश द्वारा कहीं ना कहीं जो विभिन्न प्रकार के जो अफसर हुआ करते थे, पुलिस हुआ करते थे, उनके द्वारा हम लोग को ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भारतीयों पर इनके द्वारा अत्याचार किया जाता था और अपने मनमाने ढंग से कानून का पालन इनके द्वारा नहीं किया जाता, मनमाने ढंग से विभिन्न कार्य इनके द्वारा किया जाता था। तो ब्रिटिशर द्वारा यहाँ पर कहना कि कानून का शासन था, भारतीयों को विभिन्न प्रकार के अधिकार थे, एक व्यक्ति को वो अधिकार थे, हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे। तो ये सारे तथ्य जो हैं वो गलत होते हुए साबित हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा कानून के समक्ष समानता। और कानून के समक्ष समानता की यदि हम लोग बात करें तो ये ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 है, जिसमें कि कहा गया किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर इत्यादि के आधार पर उनके साथ असमानता अर्थात दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी एक समान है। कुछ ऐसा ही कानून के समक्ष समानता की भी बात यहाँ ब्रिटिशर्स द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि विभिन्न जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, लिंग के हो, वर्ग के हो, वो सभी इक्वल हैं, बराबर हैं, उनके साथ एक समान व्यवहार कानून के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई भी अपराध उनके द्वारा किया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति को, छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के हो, ब्राह्मण हो, गैर ब्राह्मण हो, जमींदार हो, सामंत हो, उन सबके साथ एक साथ व्यवहार किया जाएगा, एक समान व्यवहार किया जाएगा, समान उनको दंड दिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि ऐसा होता हुआ हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ब्रिटिशर्स द्वारा ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से आज भी हम लोग को ये देखने को मिलता है। और ब्रिटिशर्स के काल में भी यह था कि हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम लोग देखें तो एक तरफ यदि हम लोग गरीब व्यक्ति को रख दें और एक तरफ हम लोग यदि गरीब व्यक्ति के साथ अमीर व्यक्ति को रख दे, तो हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश के काल में जो न्यायालयी जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि यदि कोई भी केस यदि कोर्ट में जाता था तो उसमें काफी लंबा समय लग जाता था और साथ ही साथ काफी पैसा भी लग जाता था। लेकिन उसके बावजूद हम लोग पाते हैं कि जो एक गरीब व्यक्ति हुआ करता था, जो निर्दोष हुआ करता था, जो हुआ करता था, उसको न्याय मिलने में काफी देरी भी होती थी। और कई बार जो होता है, ये जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे वो भ्रष्टाचार के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों और पुलिसों के माध्यम से उनको अपने साथ मिलाकर इस जो न्यायालय के फैसले हैं उसके अपने पक्ष में करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि ब्रिटिश काल में जो न्यायालय की जो व्यवस्था थी उसमें काफी लंबा चौड़ा समय लगता था, अत्यधिक खर्च होता था, धन का खर्च अत्यधिक होता था और भारतीयों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव न्यायालय के स्तर पर कानून के समक्ष समानता देखने को नहीं मिलती थी। और एंड में यदि हम लोग दोस्तों बात करें, यदि इसके हम लोग निष्कर्ष की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग पाएंगे किस प्रकार से ये जो तमाम जो न्यायिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कहा गया कि हम लोग कानून के समक्ष समानता की स्थापना कर रहे हैं, कानून का शासन होगा भारत में, इस तमाम तरह की जो चीजें हैं जो थी वो केवल कानूनी स्तर तक ही सीमित थी, अर्थात व्यवहारिक स्तर पर हम लोग को देखने को यह नहीं मिलती है। ये केवल पन्नों पर और सिद्धांतों के तौर पे ही ये सब वास्तविक थे, लेकिन इसके विपरीत भारतीयों के साथ न्यायिक स्तर पर भी भेदभाव किया जा रहा था। तो ये था आज के मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।